चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग लिंकेज पढ़ रहे थे। लिंकेज शुरू किया गया था और लिंकेज में बताया गया था कि लिंकेज का मतलब होता है जब एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन मौजूद हो तो उसे लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज शब्द को किसने दिया था? मॉर्गन साहब ने, टीएच मॉर्गन ने दिया था, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने दिया था। अच्छा, ये भी बात पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि लिंकेज के टाइप के बारे में पढ़ा जाएगा। लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं पहले हम लोग क्रॉस करा के देखेंगे। एक एक में एक लक्षण जो उसका होगा, यानी एक केस में हम क्या करेंगे, यहाँ दो केस लेंगे। एक केस में हम लोग देखेंगे कि लिंकेज को दर्शा रहा है और दूसरे केस में लिंकेज को बिना दर्शाए हुए हम लोग देखेंगे कितने रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन उससे तैयार हो रहे हैं, कितने पेरेंटल उत्पन्न हो रहे हैं। अब उसके आधार पे हम लोग इसके टाइप के बारे में पढ़ा जाएगा। पहले कल के क्लास में आपको कुछ बातें बताया गया था। जैसे कि देखिए, हम ये बात बोले थे कि अगर किसी क्रोमोजोम पर एक से अधिक जीन मौजूद हो, यदि किसी क्रोमोजोम पर एक से अधिक जीन मौजूद हो तो उसे क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास में एक केस नंबर 1 है ये। अच्छा, अब दूसरा केस जो है हमारे पास क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा ये क्रोमोजोम दो ले लिए और इस क्रोमोजोम पे फिर हम जीन को व्यवस्थित करेंगे। हमारा जीन जो है व्यवस्थित यहाँ हो गया। हम या इसको ले लिए कैपिटल ए कैपिटल बी, ए स्मॉल बी। ये मेरा केस 2, केस 1 केस 2 ना लिख के आप इसको कर दें ए और बी, ए और बी। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, सर पहला वाला और दूसरा वाला जो बना है उसमें क्या अंतर दिख रहा है? सर अंतर हम लोग को यही दिख रहा है कि आप जो जीन बनाए हैं ना इसके ऊपर, ये व्हाइट वाला तो क्रोमोजोम है, इसके ऊपर जो येलो कलर का आप जो दिखाए वो जीन है। ये दोनों जीन को हम लोग बोलते हैं आपस में क्या? लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि लिंकेज को दर्शाने वाला जीन लिंक्ड जीन ही ना कहलाएगा जी, क्योंकि ये लिंकेज को दर्शा रहा है तो लिंक्ड जीन कहलाएगा, लिंकेज को दर्शाने वाला। अच्छा, अब यहां हम लोग को एक चीज क्या देखना है कि इन दोनों के बीच का सर डिफरेंस, हम लोग को डिस्टेंस के बीच का कुछ डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ मामला कुछ डिस्टेंस का है। अब यहां देखिए, जैसे इन दोनों के बीच का दूरी क्या है? सर इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी इन दोनों के बीच के दूरी से ज्यादा है। देख रहे हैं, इसमें दूरी ज्यादा है, ए और बी की दूरी ज्यादा है। अच्छा, इस मामले में ए और बी की दूरी कम है, यानी यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन मैक्सिमम। यहाँ क्या है जी? ए नंबर में क्या है? दो पार्ट में बांट दिए। अच्छा, अब इसको देखिए, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ क्या है तो देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन मैक्सिमम है, ज्यादा है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम है। अच्छा, इधर में क्या है जी? डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन मिनिमम है। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम है, यानी कि यहाँ दो जीनों के बीच की दूरी क्या है? दो जीनों के बीच की दूरी कम है, यानी कि दो सहलगन लिंक्ड जीन। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन केवल है, इसको लिंक्ड जीन बना लीजिए ना, थोड़ा सुंदर लगेगा। बिटवीन टू लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन का मतलब हुआ लिंकेज को दर्शाने वाला जीन, यानी सहलगन जीन। यहाँ क्या है जी? डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन, यानी कि दो सहलगन जीन के बीच की दूरी यहाँ कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दो सहलगन दो सहलगन जीन के बीच की दूरी दूरी
कम, सॉरी, ज्यादा या अधिक है, अधिक। और इधर क्या हो जाएगा, दो सहलगन जीन के बीच की दूरी, बीच की दूरी कैसा है जी, अधिक, और इधर है कम, कम है। ये बात तो आप लोग को पता है कि सर इधर दो सहलगन जीन के बीच की दूरी ए वाला में ज्यादा है, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, और इधर का जो डिस्टेंस है सर ये कम है कि नहीं। अच्छा, तो सर अगर मान लीजिए दो सहलगन जीन के बीच की दूरी अगर बढ़ता है, यानी कि डिस्टेंस अगर सर बढ़ेगा तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, तो लिंकेज सर घटेगा। यहाँ क्या हो जाएगा जी, सर लिंकेज यहाँ कम हो जाएगा। आया समझ में, बात समझे। सर दूरी अगर बढ़ेगा, चूंकि यहाँ दूरी ज्यादा हो रहा है, दूरी एक दूसरे के बीच के, दो जीनों के बीच की दूरी बढ़ रहा है, तो जब दो जीनों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो वहां सहलगनता घटेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये दर्शाता है कि डिस्टेंस अगर बढ़ाइएगा तो लिंकेज घटेगा, और डिस्टेंस अगर घटाइएगा तो लिंकेज बढ़ेगा। ये बात समझ में आया। यानी कि अगर ये फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, यानी दूरी बढ़ाने से लिंकेज क्या होता है, घटता है। तो यहाँ यानी कि आप ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी इस बात को ऐसे हम लोग बीच में रख लें, यानी आप बोल सकते हैं ये बात, डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन अगर बढ़ेगा तो मैक्सिमम, अच्छा इसको आप मैक्सिमम लिखे हुए रहे, एरो के द्वारा इसको दर्शाइए। और यहाँ क्या हो रहा है जी, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम को हम लोग एरो से कैसे दर्शाएंगे सर, नीचे की ओर एरो डिक्रीजेज, आइए हो गया ऊपर की ओर एरो यानी कि इंक्रीजेज। तो मान लीजिए यहाँ बढ़ रहा है और वहाँ घट रहा है, तो याद रखेंगे अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज विल बी डिक्रीजेज, तो लिंकेज घटेगा, डिक्रीजेज। लास्ट में इसलिए यस लगा रहे हैं क्योंकि इसका मतलब हो गया डिक्रीजेज, यानी कि सहलगनता क्या होता है, उस मामले में सहलगनता घटता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम क्या बोले हैं कि अगर दूरी मान लीजिए कि आप बढ़ा दिए, दूरी अगर जैसे ही दूरी आपने दो जीन के बीच की दूरी को जैसे ही आपने बढ़ाया, सहलगनता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ क्या होगा, दो जीनों के बीच की दूरी कम हो रहा है, यहाँ ऊपर वाला केस में देखिए आप क्या हो रहा है, दो जीनों के बीच की दूरी कम है, तो अगर दूरी आप घटाइएगा तब क्या होगा जी, तब लिंकेज क्या हो जाएगा, तो सर लिंकेज बढ़ेगा, लिंकेज इंक्रीजेज, लिंकेज बढ़ेगा, बढ़ता है। ऊपर की ओर एरो रहेगा तो बढ़ता है, नीचे की ओर एरो रहेगा तो घटता है। इसको एक बार पहले आप लोग नोट करेंगे, इसको नोट करिए, इसलिए डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। बस ऐसे स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। अभी ये सब लिंकेज का ही टॉपिक है, लिंकेज में ही हम लोग अभी हैं। चलिए हटाया जाए इसको। अब आइए एक चीज अब हम लोग देख रहे हैं, ये लिंक्ड जीन जो होता है वो किस प्रकार से अरेंजमेंट इसका हो सकता है। अभी तो ये हम आप लोग को जो बताया गया है, ये लिंक्ड जीन, ये जो लिंक्ड जीन समझ रहे हैं ना, दो जीनों के बीच की दूरी, दो जीनों के बीच की दूरी, यानी कि एक क्रोमोजोम पर दो जीन अगर मौजूद हैं तो इन दोनों जीन के बीच की दूरी जो होता है उसको लिंक्ड जीन कहते हैं, यानी सहलगन जीन। तो सहलगन जीन जो है एक दो तरह से व्यवस्थित हो सकता है। जरा देखिएगा, हम अभी बताते हैं आपको किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं इसको। हम लोग इसको व्यवस्थित कर सकते हैं सर, या तो हम लोग यानी कि हेडिंग डालेंगे अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोजोम क्या हुआ इसका मतलब? अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोजोम, यानी कि गुणसूत्र पर सहलगन जीन का व्यवस्था। ठीक है, गुणसूत्र पर सहलगन जीन का व्यवस्था, यानी किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। सहलगन जीन अगर है कोई तो उसको क्रोमोजोम पर कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। तो बाबू आप सबको पता है, हम लोग दो तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। एक हम इधर पहले क्रोमोजोम को दिखाए, क्रोमोजोम तो बिल्कुल सेम होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ क्रोमोजोम जो हम यहाँ पे जो जीन इस पे रखेंगे, ये जीन जो रखेंगे ये दो तरह से जीन को रख देंगे। मान लीजिए कि एक तरफ में हम कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे तरफ में हम स्मॉल ए स्मॉल बी को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये हमारा तरीका है व्यवस्थित करने का। और नहीं तो सर एक और हम व्यवस्था ऐसे कर सकते हैं कि एक तरफ में हम कैपिटल ए को रख दें और दूसरे तरफ में स्मॉल ए को रख दें। अच्छा उसके बाद कैपिटल बी को रख दें और स्मॉल बी को रख दें। इस तरह से भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है बोलिए कोई? सर दोनों में बस इतना ही अंतर है कि आपने क्या किया है कि एक केस में आपने दोनों डोमिनेंट को, ये दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव, दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव को अलग अलग क्रोमोजोम पे व्यवस्थित किया है, अलग अलग क्रोमोजोम पे व्यवस्थित किया है। तो यानी कि दोनों क्रोमोजोम, दोनों जीन को और दोनों डोमिनेंट जीन को और दोनों रिसेसिव जीन को अलग अलग क्रोमोजोम पर व्यवस्थित किए हैं। और दूसरे केस में क्या किए हैं कि यहाँ दोनों जीन को एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यानी कि एक डोमिनेंट, ये क्या है जी डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट और दूसरे रिसेसिव, और दूसरे रिसेसिव, एक डोमिनेंट और रिसेसिव को पहले क्रोमोजोम पे व्यवस्थित किए हैं और फिर एक डोमिनेंट और रिसेसिव, फिर से एक डोमिनेंट और रिसेसिव को दूसरे क्रोमोजोम पर आप व्यवस्थित किए हैं। तो अब इसमें अब सुन लीजिएगा, आज से याद रखना है आपको, सर जब एक क्रोमोजोम पर दोनों प्रभावी जीनों को रखा जाए तथा दूसरे क्रोमोजोम पर दोनों अप्रभावी जीनों को रखा जाए तो उस तरह के व्यवस्था को, उस तरह के जीनों के अरेंजमेंट को सीस अरेंजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीस अरेंजमेंट कहा जाता है। बस समझ में आया? अच्छा अगर ट्रांस अरेंजमेंट आपसे पूछा जाए तो ट्रांस कैसे बताएंगे? तो सर जब एक क्रोमोजोम पर डोमिनेंट और रिसेसिव, जब एक क्रोमोजोम पर एक डोमिनेंट और दूसरे रिसेसिव तथा दूसरे क्रोमोजोम पर एक डोमिनेंट और रिसेसिव को व्यवस्थित किया जाता है तो उसको ट्रांस अरेंजमेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रांस अरेंजमेंट कहा जाता है। केमिस्ट्री में भी जहां आप लोग को आइसोमेरिज्म जहां पढ़ना होता है, जीओसी की जब शुरुआत होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहां पे आप लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में सीस और ट्रांस पढ़ते होइएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको मिल रहा होगा, ऐसा याद आ रहा है ना? अच्छा तो सीस अरेंजमेंट और ये हो गया ट्रांस अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट कहेंगे। तो यानी कि अब समझ में आ गया होगा, अगर कोई आपसे पूछेगा बताइए सीस अरेंजमेंट क्या कहलाता है और ट्रांस अरेंजमेंट क्या कहलाता है, बता सकते हैं एकदम अपने भाषा में। अब आप इसी से समझ के बोल सकते हैं कि सर जब एक क्रोमोजोम पर एक प्रभावी और दूसरे अप्रभावी को, एक क्रोमोजोम पर दोनों प्रभावी तथा दूसरे क्रोमोजोम पर दोनों अप्रभावी को व्यवस्थित किया जाए तो उसे सीस अरेंजमेंट कहा जाता है। और ट्रांस कैसे बोलिएगा? तो सर जब एक क्रोमोजोम पर एक प्रभावी और दूसरे अप्रभावी, यानी कि एक डोमिनेंट और दूसरे रिसेसिव तथा दूसरे क्रोमोजोम पर भी एक प्रभावी और दूसरे अप्रभावी को रखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस अरेंजमेंट कहा जाता है। पहले ऐसे नोट कर लीजिए फिर डिफिनेशन लिखवाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोजोम, ऊपर हेडिंग लिखे हैं, हिंदी लिख लेंगे, क्रोमोजोम पर सहलगन जीन का व्यवस्था, यानी कि क्रोमोजोम पर सहलगन जीन को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है उसको लिखना है
क्रोमोजोम पर सहलगन जीन का व्यवस्था। ठीक है, क्रोमोजोम पर सहलगन जीन का व्यवस्था। क्रोमोजोम पर सहलगन जीन का व्यवस्था। कितने तरह से रखा जा सकता है? दो तरह से। कौन कौन? सीस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट। सीस व्यवस्था और ट्रांस व्यवस्था। लिख लिए? डिफिनेशन डिफाइन कैसे करिएगा? व्हेन टू डोमिनेंट genes are located on one chromosome and both recessive genes are located on another chromosome क्या बोले हैं? when both dominant genes are located on one chromosome and both recessive genes are located on another chromosome this arrangements are called cis arrangement. cis arrangement इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है सर? सीस अरेंजमेंट। इस तरह की व्यवस्था को हम लोग सीस अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे तरफ में वैसे ही बोलिएगा, देख लीजिए इसको। दूसरा में क्या बोलेंगे? when one dominant and one recessive gene are located on one chromosome and another dominant and recessive gene are located on another chromosome. ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट। उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? ट्रांस व्यवस्था कहेंगे। हो जाएगा? हिंदी बोल दिया जाए इसका? तो लिख लीजिए इसको। when one dominant and one recessive when one dominant and one recessive recessive genes are located on one chromosome when one dominant and one recessive gene are located on one chromosome and one dominant
one dominant and one recessive genes are located on another chromosome. Then it is called, तब इसे क्या कहा जाता है? Then it is called trans arrangement. लिख लेंगे, हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें किसी को? सीस व्यवस्था और ट्रांस व्यवस्था समझ रहे हैं बात को? तो सीस व्यवस्था में क्या होता है? सिंपल है सर, जब एक क्रोमोसोम पर दोनों प्रभावी और दूसरे क्रोमोसोम पर दोनों अप्रभावी व्यवस्थित हों तो उसे सीस व्यवस्था कहा जाता है। और जब एक क्रोमोसोम पर एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी तथा दूसरे क्रोमोसोम पर एक प्रभावी और अप्रभावी दोनों मौजूद हों तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस व्यवस्था कहा जाता है। हो जाएगा। चलिए अब हिंदी लिखा जा सकता है। चलिए हिंदी लिखेंगे। सीस अरेंजमेंट के तरफ में लिखिए, यानी कि सीस व्यवस्था। देखिए, जब 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 दो प्रभावी जीन एक क्रोमोसोम पर तथा जब दो प्रभावी जीन एक क्रोमोसोम पर जब दो प्रभावी जीन, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, जब दो प्रभावी जीन एक क्रोमोसोम पर तथा दो अप्रभावी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर मौजूद हो, जब दो प्रभावी जीन एक क्रोमोसोम पर तथा दो अप्रभावी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर यानी दूसरे गुणसूत्र पर मौजूद हो, जब दो प्रभावी जीन एक क्रोमोसोम पर तथा दो अप्रभावी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, दूसरे गुणसूत्र पर मौजूद हो तो इस व्यवस्था को, अच्छा, तो इसे सीस व्यवस्था कहा जाता है। अरे इतना सोचना क्या है? जब एक क्रोमोसोम पर दो प्रभावी जीन तथा दूसरे क्रोमोसोम पर दो अप्रभावी जीन हो तो उसे सीस व्यवस्था कहा जाता है। तो खुद से लिख सकते हैं, तो उसे सीस व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अब इसमें कैसे बताइएगा? सर, जब एक क्रोमोसोम पर, या ऐसे लिखिए, हाँ, जब एक क्रोमोसोम पर एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी जीन हो, जब एक क्रोमोसोम पर एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी जीन हो, जब एक क्रोमोसोम पर एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी जीन हो, एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी जीन हो तथा दूसरे क्रोमोसोम पर एक प्रभावी और दूसरे क्रोमोसोम पर प्रभावी और अप्रभावी जीन हो तथा दूसरे क्रोमोसोम पर यानी दूसरे गुणसूत्र पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन हो, एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन हो तो
तो उसे ट्रांस व्यवस्था कहा जाता है। तो उसे ट्रांस व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो उसे ट्रांस व्यवस्था कहा जाता है। बात समझ में आया? जब एक क्रोमोसोम पर एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी जीन हो और दूसरे क्रोमोसोम पर एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी जीन हो, तो इस व्यवस्था को चाहे तो इसे ट्रांस व्यवस्था कहा जाता है। बात क्लियर? सर एक बार ट्रांस और एक बार सीस और ट्रांस में अब थोड़ा कितने गैमिट बनते हैं उसको बना के दिखाते, और कौन कौन से गैमिट बनेंगे। चलिए हम सीस के तरफ में आते हैं। एक बार सीस अरेंजमेंट में हम सीस वाला में देख लेते हैं। गैमिट बना के हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, दूसरा अब जो है हमारा ट्रांस के तरफ में क्या था? हम ट्रांस वाले को भी ले लेते हैं। चलिए ट्रांस वाला ये हो गया, सीस और ट्रांस। यहां हमें गैमिट बना के देखना है कौन कौन से गैमिट बन रहे हैं। गैमिट बनाना हम आप लोगों को सिखाए हुए हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी, ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दो तरह का गैमिट यहाँ बन रहा है। यहाँ गैमिट कौन कौन बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी। तो गैमिट जो है यानी युग्मक जो है, दो युग्मक इस प्रकार से कुछ बनता है। अच्छा, यहाँ का जो गैमिट बनेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये गैमिट हो गया। तो इसमें जो गैमिट बना है यहाँ भी दो गैमिट बनेगा, यहाँ भी दो युग्मक बनेगा। तो सीस का युग्मक ट्रांस के युग्मक से अलग है कि नहीं? अरे सीस का युग्मक देखिए, तो सीस में जो युग्मक आया है, जो गैमिट बना है, ये ट्रांस के गैमिट से अलग है, ट्रांस के गैमिट में अलग बना हुआ है। तो आप जहां सीस और ट्रांस लिखे हुए हैं लास्ट में ये लिख लीजिएगा कितने गैमिट बन रहे हैं। इस तरह से गैमिट को दिखा दीजिए दोनों तरफ में। इसको फिर से नोट करके गैमिट को दोनों को लिख दीजिए। और फिर तब हेडिंग डालना है टाइप ऑफ लिंकेज। तब उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे? टाइप ऑफ लिंकेज। ठीक है, दो तरह के गैमेट को दिखा दिए। अब आपका हेडिंग डालना है क्या? टाइप ऑफ गैमेट, सॉरी टाइप ऑफ लिंकेज। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ लिंकेज, यानी लिंकेज के प्रकार। टाइप ऑफ लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज का मतलब होता है बाबू सहलगनता के प्रकार। हालांकि ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन लेकिन बोर्ड का है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछ रहा है 2 सालों से, इसलिए इस टॉपिक पे ध्यान देना है। लिंकेज पूछ दिया था क्वेश्चन में, लिंकेज क्या है उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो आपको तो बताना होगा 5 नंबर में अगर पूछेगा तो। ठीक है, अच्छा हाँ, टाइप ऑफ लिंकेज यानी सहलगनता के प्रकार। सहलगनता कितने प्रकार के होते हैं लिखना है। देयर आर
देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, देयर आर टू टाइप ऑफ लिंकेज, यानी कि सहलगनता दो प्रकार के होते हैं। सहलगनता कितने प्रकार के होते हैं? तो सहलगनता दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार है सहलगनता का? सर कंप्लीट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण सहलगनता पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता, ठीक है, पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है। नहीं तो भाषा हम चाहेंगे तो आपको लिखवा देंगे, भाषा लिख के आगे बढ़ जाया जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको मज़ा नहीं आएगा उस तरह से पढ़ने में कि कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। अब उसके लिए, इस बात को समझने के लिए पहले हम लोग एक क्रॉस कराया जाएगा। और एग्जाम में आपको क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्रॉस हम लोग अपने नोटबुक में कर रहे हैं ताकि हमें ये समझना है। पहले लिख लेनी नहीं लेना है, सीधे डायरेक्ट लैंग्वेज हम लोग को छाप के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाषा तो लिखवा देंगे पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस कराएंगे, यानी कि स्टडी ऑफ लिंकेज बाई क्रॉस, यानी क्रॉस के द्वारा हम लोग लिंकेज का अध्ययन करेंगे। अब लिंकेज का अध्ययन हम क्रॉस के द्वारा कैसे कराएंगे? अब हम लिखेंगे स्टडी ऑफ लिंकेज, स्टडी ऑफ, ये यहीं तक रह गया। इसके बाद हम लोग डिफिनेशन को नीचे लिखा जाएगा। और ऐसा आपको डिफिनेशन हम नहीं लिखवाएंगे, आप खुद लिख दीजिएगा, केवल हम समझा देंगे। तो स्टडी ऑफ लिंकेज, स्टडी ऑफ लिंकेज बाई क्रॉस, यानी क्रॉस के द्वारा सहलगनता का अध्ययन अब करेंगे हम लोग। क्रॉस के द्वारा, क्रॉस के द्वारा सहलगनता, सहलगनता का अध्ययन, ठीक है, क्रॉस के द्वारा सहलगनता का अध्ययन। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस के द्वारा सहलगनता का अध्ययन करेंगे, यानी कि हम लोग इसको समझेंगे, सहलगनता को, लिंकेज को समझा जाएगा पहले। चलिए, हो गया, इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ाया जाए। क्रॉस के द्वारा सहलगनता का अध्ययन। अब आइए हम लोग एक क्रॉस करा के देखते हैं इसका। क्रॉस कराने का तो बताया ही है आप लोग को। अच्छा, हम लोग जो क्रॉस कराएंगे इसमें हम दो तरह से लेंगे। एक में हमें सहलगनता को नहीं दिखाना है और एक में हमें सहलगनता को दिखाना है। हम एक में चाहते हैं कि लिंकेज को नहीं दिखाएं, यानी कि नो लिंकेज, यानी कि एक में हम लिंकेज अब्सेंट, लिंकेज क्या है जी? अब्सेंट है। और दूसरे वाला में क्या होगा? लिंकेज प्रेजेंट। जहां लिंकेज नहीं होगा वहां क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, यानी स्वतंत्र अभिवहन होगा। बताएं आप लोग को, जहां स्वतंत्र अभिवहन होगा वहां लिंकेज नहीं होता है। अच्छा, तो हम स्टडी ऑफ लिंकेज बाय क्रॉस, चूंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे ना, अभी आप लोग को एक पॉइंट इसे समझाएंगे, एक पॉइंट आपका क्लियर होगा कि जैसे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। आप लोग को बताया गया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आपका टॉपिक का नाम है। तो लिंकेज को तो आपने समझ लिया कि सर जब एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन मौजूद होंगे तो उसको लिंकेज कहा जाएगा। अब हम लोग को समझना है कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। एक मिनट।
चलिए, अच्छा आप सुनिएगा। अच्छा अभी आप लोग इतना छुट्टी के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, मैंने अगर हम लोग का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा ना, तो 10 दिन का ब्रेक देंगे, हम भी कहीं घूमने उमने जाएंगे, आपको भी 10 दिन के लिए ब्रेक देंगे, आप भी एकदम फ्री हो जाइए। तब तक फ्री होने के बाद अक्टूबर लास्ट तक आपका सिलेबस खत्म। जब अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा तो हम भी फ्री हो जाएंगे, आप भी फ्री हो जाइएगा। 10 दिन का टाइम देंगे, तब तक 10 दिन में घूम हम के आइए, हम भी कहीं से घूम हम के मनाली वनाली चले जाएंगे घूमने, क्या घूम हम के उसके बाद आएंगे। हाँ, तब फिर से हम लोग पढ़ाई शुरू कर दिया जाएगा, तब रिवीजन कोर्स शुरू किया जाएगा। अभी मान लीजिए कि एक दिन राखी बनवाने के चक्कर में 5 दिन का छुट्टी आप लोग लेके जाइएगा, ये गलत बात है, समझा करो। चलिए अब सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट क्या है? चलिएगा अब सुनिए। अच्छा यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे? स्टडी देख रहे थे, स्टडी ऑफ लिंकेज बाय क्रॉस, यानी क्रॉस के द्वारा सहलगनता का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा इसमें लिंकेज ऑब्सेंट, एक में हमको दिखाना है कि लिंकेज ऑब्सेंट है और दूसरे में लिंकेज प्रेजेंट है। यानी कि लिंकेज ऑब्सेंट का मतलब क्या होता है? सहलगनता, सहलगनता एक में अनुपस्थित और दूसरे में सहलगनता, सहलगनता उपस्थित। चलिए आपको तो पता है कि सर सहलगनता उपस्थित, सहलगनता को हमें दर्शाने के लिए सहलगनता उपस्थित होगा, यानी लिंकेज उपस्थित होगा, उसके लिए हमें जरूरी है कि सर एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन को रखना होगा। एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन को, जब एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन को रखते हैं तब वो लिंकेज होता है। और लिंकेज अगर नहीं चाहिए, लिंकेज अनुपस्थित होने वाला केस है, तो उसमें हमें एक क्रोमोसोम पर बस एक ही जीन को व्यवस्थित करना है। अच्छा हम लोग इसमें क्रॉस कराने वाले हैं, कुछ टेस्ट क्रॉस टाइप का क्रॉस कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस हम कराते हैं स्मॉल टी और स्मॉल आर के साथ। ये आप देख के पता लगा रहे होंगे कि सर ये इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्यों टेस्ट क्रॉस कहा जा रहा है? क्योंकि सर ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में यही आ रहा था सर, अभी याद आ गया हम लोग को। बस आप क्या किए हैं ना कि यहाँ दो गो कैरेक्टर का F1 जनरेशन लिखे हैं। दो कैरेक्टर मतलब एक तो लंबा और बौना के बीच क्रॉस कराएंगे तब F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। एक बार राउंड और रिंकल्ड यानी गोल और झुड़ीदार के बीच क्रॉस करा रहे थे तब F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा था। तो सर ये F1 पीढ़ी में दो अलग अलग लक्षण का रिजल्टेंट है। अच्छा सर अब इसको आप क्रॉस कराए हैं F1 वाला का आप रिसेसिव यानी स्मॉल टी रिसेसिव के साथ कराए हैं, और फिर इस F1 का रिसेसिव के साथ कराए हैं। तो आपको तो पता है कि F1 का जब रिसेसिव के साथ क्रॉस होता है तो उसको क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ये बात क्लियर है? मतलब कि हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, आपको उससे मतलब नहीं है टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं क्या क्रॉस करा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप कोई भी यहाँ कुछ भी कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा के देख सकते हैं, बस रिजल्टेंट क्या आ रहा है हम लोग को बस उससे मतलब रखना है। यहाँ हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ करेंगे। सेम क्रॉस जो है हम दूसरे तरफ में अटेम्प्ट करेंगे, हमारा सेम क्रॉस जो है दूसरे तरफ में होगा। लेकिन इसके लिए पहले ये देखिए, ये यहाँ नाम क्या है, इसका नाम लिख दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब सर टॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब राउंड, टॉल राउंड। कुछ पता चल रहा है ये क्या हो रहा है? कुछ मालूम चल रहा है? ऐसा नहीं ना कि भूल गए मेंडल का क्रॉस। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल और कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब राउंड। स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ, और स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड यानी झुरीदार। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड। ये पिछले क्लास में आपको मेंडल के जब कैरेक्टर को बताए थे तब वहां पे अच्छे तरह से ये बात समझाए थे कि मेंडल का ये लक्षण है, टॉल को कैपिटल से लिखते हैं और ड्वार्फ को बौना को स्मॉल से लिखते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, बात समझ में आया? कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ रहेगा तो टॉल बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा तो राउंड बनेगा।
स्मॉल टी ड्वार्फ और स्मॉल आर रिंकल्ड बनेगा। सेम कैरेक्टर हम लोग को इधर भी लेना है, बिल्कुल ऐसे ही एक और लक्षण हम लोग लेंगे और इधर जहां हमें लिंकेज को दिखाना है कि यहां लिंकेज हो रहा है। चलिए हम लोग लिंकेज को जहां नहीं दिखाना है, लिंकेज नहीं दिखाना है, तो भाई अगर हमें लिंकेज नहीं दिखाना तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सर पहले ये वाला जो आप लिए हैं टॉल राउंड डोमिनेंट वाला को क्रोमोजोम पे व्यवस्थित करिए। चलिए हम इसे क्रोमोजोम पर पहले व्यवस्थित कर देते हैं। हम दो तरह के क्रोमोजोम का, दो अलग अलग तरह के क्रोमोजोम को ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये डाई हाइब्रिड वाला कैरेक्टर है। मोनो हाइब्रिड, मोनो दो बार लिख दिया गया है तो डाई हाइब्रिड ना हो गया जी। तो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी ये ऐसे व्यवस्थित करेंगे तो पता है, सॉरी इसको बीच में करेंगे, बीच में रख दिया जाए। क्या यहां पे आप क्या कर दीजिएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां क्या कर देंगे? कैपिटल आर और स्मॉल आर। बस समझ में आया? कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा यहां हम लोग इस तरह से लिंकेज नहीं हुआ। ये क्यों लिंकेज नहीं हुआ? क्योंकि लिंकेज होने के लिए सर एक क्रोमोजोम पर एक ही जीन मौजूद होना चाहिए। जब एक क्रोमोजोम पर एक जीन मौजूद होगा तब वो लिंकेज नहीं होगा, क्योंकि हमें लिंकेज नहीं चाहिए यहाँ। तो लिंकेज नहीं होने के लिए हमें एक क्रोमोजोम पर एक ही जीन चाहिए, लिंकेज होने के लिए हमें एक क्रोमोजोम पर एक से अधिक जीन चाहिए। अब लिंकेज होने के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ क्या करिएगा आप? कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी लिखेंगे। ये बात तो पता है ना, बिल्कुल पैरेलल में। क्यों? क्योंकि समान लक्षण है इसका। अब यहाँ कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर, इस तरह से आप इसको अरेंजमेंट कर दिए इसका। अब यहाँ देखिए एक क्रोमोजोम पर एक से अधिक यानी दो गो जीन है, तो जब एक क्रोमोजोम पर एक से अधिक जीन होगा तो लिंकेज हो गया, और यहाँ लिंकेज नहीं हो रहा है। अब आप चलिए थोड़ा गैमिट बना के देखते हैं। कल भी गैमिट बनाए थे इसके बीच। अच्छा गैमिट बना के हम आपको ये बताए थे जहां लिंकेज होता है ना वहां गैमिट का संख्या घट जाता है। कल की क्लास में बताए थे कि नहीं? जहां लिंकेज होगा ना वहां युग्मक की संख्या कम हो जाएगा, और जहां लिंकेज नहीं होगा ना वहां युग्मक का संख्या, गैमिट का संख्या ज्यादा बनेगा। यहाँ गैमिट कितना बनेगा बताइए? कल बताए थे 4 बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा? 2 बनेगा। अच्छा तो इसमें 4 कैसे बन रहा है पहले ये बताएंगे। 4 बन रहा है सर कैपिटल टी और कैपिटल आर, माने आप पहले वाले को पहले वाले से मिला दीजिएगा, फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ। अच्छा उसके बाद फिर आप देखिए पहले, अब उसके बाद वाला में क्या करेंगे सर? अब दूसरे वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। बात समझ में आया? यानी कि दूसरे वाले को अब मैं हम दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। देखिए पहले वाले को पहले वाले के साथ और फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले को पहले वाले के साथ और फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, एक हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर। अच्छा एक हो जाएगा सर कैपिटल टी स्मॉल आर। ये बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा उसके बाद हो जाएगा सर स्मॉल टी कैपिटल आर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी सर? स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गैमिट बनाना पहले से भी बताए हुए हैं आप लोग को, लेकिन भाई हम लोग यहाँ जो गैमिट बनाए हैं वो आप केवल इसी का ना निकाले हैं जी, केवल इसी का। आपके पास ये तो बाकी है, आपको क्रॉस इसके साथ इसके और इसके बीच, दोनों के बीच ना क्रॉस कराना है। माने ये वाला डोमिनेंट जो आप लिखे हुए हैं इस साइड का F1 वाला, ये पूरा रिसेसिव वाला के बीच क्रॉस कराना है। तो यहाँ से भी आप एक बार देख लीजिए क्या निकलेगा सर? 2 स्मॉल टी एक समान है तो एक स्मॉल टी निकलेगा ना जी। और दोनों स्मॉल आर है तो इससे क्या निकलेगा सर? स्मॉल आर निकलेगा ना जी। तो स्मॉल टी स्मॉल आर। अब कुछ नहीं करना है, बस आप इस स्मॉल टी को किसके बगल में रखते हैं? जब क्रॉस करा रहे तो याद होगा शायद आपको कि भाई हम कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई के साथ पहले क्रॉस करा रहे थे। हम दोनों लक्षण को, 2 अलग अलग लक्षण को एक साथ रखे थे और 2 अलग अलग लक्षण को भी दूसरे साथ रख दिए। यानी कि ये दोनों के दोनों अलग अलग लक्षण है। एक राउंड मतलब कि एक तने का क्या था बोलिए, याद आ रहा है? एक है, सॉरी तने नहीं, एक है बीज का आकार यानी सीड का शेप,
और दूसरा है बीज का रंग यानी सीड का कलर। तो सीड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर। तो ये पूरा सीड का शेप और सीड का कलर डोमिनेंट एक तरफ रख दिए यानी कैपिटल लेटर वाला को प्रभावी कहते हैं, और पूरे रिसेसिव को हम दूसरे तरफ में रख दिए। छोटे अक्षर से जो लिखा होता है उसको रिसेसिव कहते हैं, अप्रभावी। अब देखिए प्रभावी और अप्रभावी को दोनों अलग अलग तरफ में हम रख दिए हैं। अच्छा, यहां हम क्या कर रहे थे, जब गैमेट बना रहे थे तो आपको पता है इससे दोनों समान है तो एक कैपिटल आर, ये दोनों समान है तो एक कैपिटल वाई निकलेगा गैमेट में। ये दोनों समान है तो स्मॉल आर, ये दोनों समान है तो स्मॉल वाई निकलेगा। आइए दोनों को अब आप मिला रहे थे तो आप कैसे लिख रहे थे? सर हम लोग इसको दो तरह से लिख सकते हैं। अगर हम नहीं पढ़े हुए होंगे तो सर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत है। और नहीं पढ़े होंगे तब सर ऐसे आंख बंद करके उतार देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक साथ लिख देंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सर हम लोग लक्षण जीनों को, एक समान लक्षण वाले जीन को एक साथ लिखते हैं तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर को लिखते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तब ये सही है। अब समझ में आया? और वही तो है, कुछ नहीं करना आपको। डाई हाइब्रिड इसी टाइप का ना आपको दिख रहा है, यहां भी तो आपको कुछ इसी टाइप का दिख रहा है बस। तो सर ये हम कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब कि सर हम लोग अभी तक यहाँ क्या क्या लिखे हैं? सर हम लोग पहला वाला, दोनों का पहला पहला को लिखे हैं। ये बात समझ में आया? अब हम लोग को दूसरा वाला से जब क्रॉस कराना है तो कुछ नहीं, बस बीच में क्या करेंगे? पूछेंगे। अब यहाँ पे यानी कि इसको हम हटा देते हैं। हाँ, इसको हटा देते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अरे बात समझ में आया ना? ये जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ दोनों के बीच आपको इसको रख देना है। अब आइए, अब इसको क्या करिएगा? अभी तो समझ में आ गया है सर, एगो स्मॉल टी है एगो स्मॉल आर निकलेगा। अब हमें स्मॉल टी और स्मॉल आर को व्यवस्थित करना है। यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी के बगल में स्मॉल टी और कैपिटल आर के बगल में स्मॉल आर। बस हो गया, समझ में आया? फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। बस इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर यहाँ हम लोग के पास में गैमेट कितना बना है? सर यहाँ 4 गैमेट बना है मेरे पास। 4 ही बन रहा था, कल भी 4 ही बना था। अच्छा, लेकिन कल वाला में हम लोग एक के बीच किए थे ना, एक ही को ना क्रॉस था, एक ही था, मोनो हाइब्रिड वाला था। आज डाई हाइब्रिड वाला है, कोई बात नहीं। डाई हाइब्रिड में आज से पता चल गया आपको गैमेट कैसे बनाते हैं। डाई हाइब्रिड वाला अगर इस तरह से मिल गया, बोले गैमेट बनाने के लिए, तो आप इस तरह से अरेंज करके आप उसको बना सकते हैं आसानी से। बीच में बस उसको डालते जाइए। अच्छा, यहाँ आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉल, और नाम पढ़ के हमको बताइए क्या पढ़ लिखा हुआ है। थोड़ा नजदीक कर देते हैं आपके, तो बताइए क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल आर रिंकल्ड झुरीदार, स्मॉल टी ड्वार्फ बौना, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, स्मॉल टी ड्वार्फ, स्मॉल आर राउंड, सॉरी रिंकल्ड झुरीदार। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे कितने व्यक्ति हैं इसमें? स्टूडेंट नहीं होंगे, व्यक्ति होंगे हैं जिनको बाबू इहो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी आप पढ़ते जा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं चल रहा है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं? कहीं राउंड कह रहे हैं, कभी आप रिंकल्ड कह दे रहे हैं, कभी टॉल कह रहे हैं, कभी ड्वार्फ कह रहे हैं। ईमानदारी से हाथ उठाइए, ईमानदारी से। जिनके साथ ऐसा परेशानी हो ईमानदारी से हाथ उठाइए। सर एकदम अपने आप को सिलेंडर कर दीजिए, बोलिए जल्दी से। हाँ कोई है ना? और कोई है तो बोलिए ईमानदारी से। सबको समझ में आ रहा है ना? मैंने कोई, अच्छा ये समझने वाला बातें नहीं है। अगर ये नहीं आ रहा है आपको ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पिछले टॉपिक पे ध्यान नहीं दिए थे। जब हम आपको बताए थे कि बाबू टॉल के लिए, मैंने मान लीजिए कि एक लक्षण के 2 भी प्रयासी विशेषक होता है, जैसे तने के ऊंचाई का टॉल और ड्वार्फ होता है। तो टॉल जो है प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी। तो टॉल के लिए हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ड्वार्फ के लिए इसी का स्मॉल टी। ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी का यूज नहीं करेंगे, स्मॉल टी। एक वस्तु जो है
चलिए हो गया। अच्छा, अब उसी तरह से हम लोग एक और क्या करेंगे, राउंड, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। अच्छा, राउंड के लिए फिर आपको पता है ना कि कैपिटल आर, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल डब्लू थोड़े रखिएगा, क्या रखेंगे सर, स्मॉल ए आर रखेंगे। अब समझ में आ गया। तो सर कैपिटल टी जहां है उसको टॉल पढ़ते हैं सर, कैपिटल टी और कैपिटल टी एक साथ रहता है तो क्या हो रहा था, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था तो भी क्या हो रहा था सर, तभी टॉले होगा। क्यों, यहाँ स्मॉल टी भी तो है, बोना भी तो हो सकता है। नहीं बाबू, जब एगो मोटा आदमी पतले आदमी के साथ हो तो एक थपाड़ा में इसको दबा देगा, ठीक है, तो इसके लक्षण जो है दब जाएगा, दिखबे नहीं करेगा कि यहाँ स्मॉल टी भी था, ठीक है। देख रहे हैं, पहले से स्मॉल टी था यहाँ, इतना दबाया इसको बेचारा कि ये स्मॉल टी दिखबे नहीं करेगा, तो स्मॉल टी नहीं दिखेगा तो बच गया खाली टॉल यानी टॉल। तो याद रखेंगे, जब एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव एक साथ हो तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही आगे एक्सप्रेस होता है, प्रदर्शित होता है, रिसेसिव वाला यानी अप्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। बात क्लियर है। अच्छा, तो इस तरह से ये हुआ है। अच्छा, उसी तरह आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर जो है बेचारा स्मॉल आर के लक्षण को क्या किया है, हाइड कर लिया है, छुपा दिया है, और छुप जाने के कारण ये क्या बन गया, खाली राउंड बन गया। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए, आप लोग नहीं पूछ रहे थे लेकिन मुझे पता था कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा समस्या भी है इसका नाम लिखने में। अब नाम आसानी से लिख सकते हैं सर, टॉल राउंड, टॉल राउंड। अच्छा, उसके बाद टॉल रिंकल्ड, उसके बाद सर टॉल सॉरी ड्वार्फ, ड्वार्फ राउंड, उसके बाद सर अब क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, ड्वार्फ रिंकल्ड, स्मॉल आ रहा है तो रिंकल्ड, रिंकल्ड। अच्छा, इस साइड वाले को कलर को बदल लिया जाए, दिखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, पता चलेगा कि दो अलग अलग लक्षण था, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज आप देखिए, इसमें बताइए पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन कौन है, पेरेंटल कौन है, न्यू कॉम्बिनेशन कौन है। पेरेंटल मतलब सर नहीं समझे, कहना क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ रहे हैं। पेरेंटल का मतलब हुआ आपने जो क्रॉस कराया था ना, किसको लेकर क्रॉस कराए थे, तो सर हम लोग लिए थे टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। खोजिए इसमें टॉल राउंड कैगो है सर, टॉल राउंड एक ठो है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, ये पेरेंटल है। कौन सा कैरेक्टर है सर, ये पेरेंटल है। अच्छा, तो टॉल राउंड एक मिल गया, टॉल राउंड। अच्छा, ड्वार्फ रिंकल्ड है इसमें, ड्वार्फ, हाँ सर ड्वार्फ रिंकल्ड है। ड्वार्फ रिंकल्ड क्या है सर, ये भी पेरेंटल है। पेरेंटल का मतलब क्या हुआ, यानी जनक का ये लक्षण है, जनक का लक्षण है, यानी जनक है इसका। चलिए, जनक वाला लक्षण आपको दोनों प्राप्त हो गया, लेकिन संजोग की बात क्या है कि आपको जनक के लक्षण के साथ साथ कुछ नया लक्षण भी देखने को मिला, और जो नया लक्षण देखने को मिला है वो है सर टॉल रिंकल्ड, जो हम जनक में लिए ही नहीं थे, ड्वार्फ राउंड जो हमने पेरेंट में लिया नहीं था, जनक में नहीं लिया था। तो इसका मतलब सर ये दोनों को क्या कह दिया जाए, इस दोनों को हम लोग, ये जो नया कैरेक्टर उत्पन्न हुआ है ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। ये क्या है जी, रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब समझ में आया रिकॉम्बिनेंट क्या है, अब पता चल गया सर। अच्छा, यानी कि जब हम लोग यानी कि जब हम लोग क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच, यानी कि जब हम लोग टेस्ट क्रॉसिंग करा रहे होते हैं, चाहे दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे होते हैं जिसमें लिंकेज नहीं रहता है, लिंकेज नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जिसमें लिंकेज नहीं होगा उसमें रिकॉम्बिनेंट बनेगा, तो अभी हम दिखाए नहीं है इसलिए अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने आप से अगर सोच सकते हैं तो सोच लीजिए। यही बात है कि जो लिंकेज को नहीं दर्शाएगा, यहाँ क्या हो रहा है सर, ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है जी, इंडिपेंडेंट, सर ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ना हो रहा है जी, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा है।
इसका हिंदी होता है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो सर ये स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र वर्गीकरण कैसे हो रहा है? तो स्वतंत्र वर्गीकरण वहां होता है जहां एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन हो, वहां होता है जहां लिंकेज अनुपस्थित हो, लिंकेज नहीं हो। तो जहां लिंकेज नहीं होगा इसका मतलब वहां क्या होगा सर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन होगा, मतलब स्वतंत्र वर्गीकरण होगा। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां लिंकेज नहीं होगा यानी वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, और जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन होगा वहीं पर रिकॉम्बिनेंट बनेगा। लेकिन जहां इसका मतलब कि जहां लिंकेज होगा वहां रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। तो वहां रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए कोई पावरफुल पर्सन को लेके आना होगा कि चलिए ना भैया थोड़ा रिकॉम्बिनेंट बना दीजिए। तो वहाँ हम आपको अलग बात बताएंगे किसका उपयोग करेंगे, किसको लेके आएंगे ताकि रिकॉम्बिनेंट बना दे। लेकिन अभी यहाँ पे आप क्या देखे, पेरेंटल कै गो है? और पेरेंटल सर 2 गो पेरेंटल आया है, 2 गो रिकॉम्बिनेंट आया है। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है हिंदी? पुनर्योजन। क्या होता है जी? पुनर्योजन। तो पुनर्योजन सर 2 गो आया है। चलिए यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालते हैं एक बार। पेरेंटल रेशियो बताइए, पेरेंटल कैरेक्टर का रेशियो, पेरेंटल कैरेक्टर का रेशियो कितना है? सर पेरेंटल कैरेक्टर है 2, 2 गो है ना जी, 2। अब बटा टोटल कितना है सर? 4, यानी कितना हो जाएगा सर? 50% हो जाएगा, मैंने 50% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1/2 नहीं हो गया तो 50% हो गया, मतलब 2 में 1 हिस्सा। अच्छा आइए रिकॉम्बिनेंट को एक बार हम लोग देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट कितना बन रहा है सर? रिकॉम्बिनेंट जो है ये 2/2 गो बन रहा है सर, 2 बन रहा है रिकॉम्बिनेंट, यानी नया कैरेक्टर बन रहा है 2। तो 2 बटा टोटल कितना है 4, तो यानी कि सर ये भी 50% हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जहां रिकॉम्बिनेंट, जहां लिंकेज नहीं बनेगा यानी कि जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा वहां पे 50% संभावना है रिकॉम्बिनेंट बनने का और 50% पेरेंटल बनने का। लेकिन जहां अब हम लोग को देखना है कि सर अब चलिए ये तो पता चल गया कि जहां एकदम बारीकी से समझना है, घबराना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अगर इस टॉपिक में जल्दी करें और रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक में आराम आराम से पढ़ें, इसका मतलब क्या हुआ कि आप समय बर्बाद कर रहे थे। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक में एकदम हौले हौले पढ़ रहे थे, मजा आ रहा था सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। अच्छा उसके बाद जब आपका जेनेटिक्स का टॉपिक आया तो आप एकदम उठाव कूद पटक भागना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, आप खाली छपवाना चाहते हैं। बात समझ में? तो इसलिए बारीकी से इसको समझिए मामला यहाँ क्या कह रहा है। सर अभी तक हम लोग यही निष्कर्ष निकाले हैं अपने मन से कि जहां सहलगनता अनुपस्थित होगा यानी जहां पे भी लिंकेज नहीं होगा वहां क्या होगा? तो सर वहां पे रिकॉम्बिनेंट बनेगा, मतलब वहां होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन होगा। सर जहां स्वतंत्र अपव्यूहन होगा वहां पे रिकॉम्बिनेंट बनेगा। रिकॉम्बिनेंट कितना प्रतिशत होगा? 50% रिकॉम्बिनेशन वहां होगा, 50% पेरेंटल होगा। अच्छा अब यहां आ जाइएगा आप अपने लिंकेज के टाइप पर, मतलब कि लिंकेज का वैसा प्रकार जिसमें जीन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट लक्षण, रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योजन लक्षण को भी दर्शाते हैं, उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। अब बात समझ में आ गया? अब इनकम्प्लीट लिंकेज समझ में आ गया? इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है? तो लिंकेज वैसा लिंकेज जिसमें जीन पेरेंटल लक्षण के साथ साथ यानी जनक के लक्षण के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट यानी कि पुनर्योजन लक्षण को भी दर्शाते हों, उसे क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। अच्छा अब हम लोग को जो भी बात करना है अब आना है किधर? लिंकेज जहां प्रेजेंट होता है। अब हम लोग लिंकेज उपस्थिति वाला मामला पढ़ेंगे। अब ये लिंकेज जब उपस्थित होगा तब क्या होगा? पहले यहां भी वैसे ही हम लोग पूरे अच्छे तरह से इसको समझेंगे, पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है? जहां लिंकेज प्रेजेंट होगा वहां हम दोनों को अलग अलग स्लाइड कर करके आपको लिखने का समय दे देंगे, पहले ध्यान से सुनिए। लिंकेज जहां उपस्थित होगा वहां क्या होगा? तो भाई सर लिंकेज जहां उपस्थित होगा उसके लिए हमें जरूरी होता है कि एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन को व्यवस्थित करना।
तो यहाँ हम इस तरह से जीन को व्यवस्थित करेंगे, एक क्रोमोसोम पर 2 गो जीन है। यहाँ आप जो व्यवस्थित किए थे जहां लिंकेज नहीं था वहां एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन को रखे थे। अब समझ में आ गया कि सर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट वाले मामले में, यानी जहां सहलगनता नहीं होता है उस मामले में एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन को रखते हैं, और जहां सहलगनता होता है वहां एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीनों को व्यवस्थित करते हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ गैमिट बना के देखिए, गैमिट कैसे बनाएंगे तो आपको बताया गया है कि सर गैमिट बनाते वक्त ये कैपिटल टी कैपिटल आर, बस गैमिट में अभी कितना देर से पीछे वाला टॉपिक में भी गैमिट बनाया है। अगर गैमिट नहीं बनाने आता होगा तो फिर घर पे जाके सीखिएगा कढ़ाई में बना के, कैपिटल टी और कैपिटल आर। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा मेरे बात को आप लोग समझ रहे होंगे, अभी याद होगा कि सर इधर जो क्रॉस कराए थे इसके बीच फिर क्रॉस कराना है, तो दोनों के बीच थोड़ा गैप दीजिए ना सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर पहले दोनों के बीच थोड़ा सा गैप दे दीजिए, समझ में, ऐसे थोड़ा हम गैप दे दिए, बस वही काम है सर। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल आर, हो गया। इस तरह से 2 गो गैमिट बन गया। अब हम स्मॉल टी को इसके अंदर, स्मॉल आर को इसके अंदर ठूसेंगे, स्मॉल टी को फिर इसके नीचे, स्मॉल आर को फिर इसके नीचे, हो गया। अच्छा सर यहाँ 2 ही गैमेट बनेगा, हाँ 2 ही गैमेट बने। अच्छा इसका नाम एक बार लिखते हैं, नाम कैसे लिखेंगे, टॉल राउंड, टॉल राउंड। अच्छा उसके बाद रिंकल्ड, सॉरी ड्वार्फ रिंकल्ड, पहले ड्वार्फ लिखिए। स्मॉल टी है ना, तो स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ, ठीक है ड्वार्फ। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको बोल देंगे राउंड रिंकल्ड, यानी कि टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। अच्छा अब यहां पेरेंटल देखिए तो कैगो है, पेरेंटल, और इसमें रिकॉम्बिनेंट देखिए तो कितना है, रिकॉम्बिनेंट बना है जी। अच्छा इसमें पेरेंटल को मिला के देखिए एक बार, सर पेरेंटल है टॉल राउंड, चलिए टॉल राउंड मिल गया, बहुत खुशी की बात है। सर ड्वार्फ रिंकल्ड मिल गया। अच्छा सर ये दोनों के दोनों तो कौन सा है, सर ये दोनों के दोनों तो पेरेंटल ही है, यानी कि केवल और केवल जनक वाला ही लक्षण आया है, केवल और केवल जनक का लक्षण आया। पेरेंटल मतलब जनक का लक्षण, यानी जनक, केवल जनक का लक्षण दिख रहा है। सर यहाँ कोई नया लक्षण नहीं बनाया। अब ये बात बताए हुए थे, ये बात आपको कि जहां लिंकेज नहीं होगा वहां दोनों लक्षण दिखेगा, पेरेंटल भी दिखेगा, पेरेंटल के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी दिखेगा, यानी कि सर जहां लिंकेज होगा वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? जहां लिंकेज हो रहा है वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखा, पेरेंटल पूरा के पूरा 100% है और रिकॉम्बिनेंट 0% है, रिकॉम्बिनेंट है ही नहीं, बिल्कुल 0% है। कुछ समझ में आया? तो वैसा लिंकेज, द लिंकेज इन विच जीन शो ओनली पेरेंटल कैरेक्टर not recombinant character, then this type of linkage is are called complete linkage। समझ में आया? complete linkage, complete linkage किसको कहते हैं? तो लिंकेज का वैसा प्रकार जिसमें जीन यानी सहलगन जीन, लिंक्ड जीन सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर को दर्शाते हो, ये रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर को नहीं दर्शाते हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग, ये कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। अब आया समझ में? अब पहले आप लोग इसको अब उतार लीजिए, इसी के आधार पे हम आप लोग को सारा बात समझाएंगे। ये बहुत जरूरी वाला चीज है, पढ़ के तो ये पता चला होगा कि सर सारा कहानी इसी से निकल गया। मतलब रिकॉम्बिनेंट कैसे बन रहा है, लिंकेज कब, पेरेंटल कैरेक्टर कब आ रहा है, कब ये रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, कब जब लिंकेज है या नहीं है, सारा का सारा ये मालूम आपको चल गया। तो अब इसको आप स्टडी ऑफ लिंकेज बाय क्रॉस, यानी क्रॉस के द्वारा लिंक सहलगनता का अध्ययन, हेडिंग तो डाल लिए थे सब लोग, चलिए हेडिंग डालिए, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहां लिंकेज का टाइप याद आ रहा होगा कि लिखना है
अब सुनिएगा, अब इसमें आप लोग एक बात लिखेंगे कंप्लीट। अब लिंकेज का टाइप यहां पे लिख लीजिए, कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? इसका मतलब हुआ पूर्ण सहलगनता। अच्छा, ये पूर्ण सहलगनता क्या है? यानी कि अब बोलेंगे द लिंकेज, द लिंकेज in which the linkage in which gene always show parental combination या पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि द लिंकेज इन विच जीन ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड, केवल हमेशा और हमेशा क्या शो करते हो? पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करते हो, आर कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज, आर कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा सर? कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। कंप्लीट लिंकेज मतलब क्या हुआ? तो वैसा लिंकेज जिसमें जीन हमेशा जनक के लक्षण को दर्शाते हो, उसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। हो गया? हिंदी लिखिए, हिंदी लिखेंगे वैसा वैसा सहलगनता जिसमें, वैसा सहलगनता जिसमें, वैसा सहलगनता जिसमें जीन, वैसा सहलगनता जिसमें जीन हमेशा, वैसा सहलगनता जिसमें जीन हमेशा जनक के लक्षण को प्रदर्शित करते हों, वैसे जीन जिसमें, वैसे जीन जिसमें, सॉरी, वैसे सहलगनता जिसमें जीन हमेशा जनक के लक्षण को प्रदर्शित करते हों, जनक के लक्षण को प्रदर्शित करते हों, उसे पूर्ण सहलगनता कहा जाता है। उसे पूर्ण सहलगनता, उसे पूर्ण सहलगनता कहा जाता है। यानी आप ये बात भी बोल सकते हैं, इन कंप्लीट लिंकेज, ये इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट अलग अलग है। अभी ना कि आप लोग इनकम्प्लीट मत समझ लीजिएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स आर ऑब्सेंट। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स आर ऑब्सेंट, यानी कि पुनर्योजन लक्षण, यानी कि जनक के अलावा जो लक्षण आता है ना, पेरेंट के अलावा जो लक्षण उत्पन्न होता है उसको रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो केवल पेरेंट आएगा, इसमें पेरेंट के अलावा नया लक्षण नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुनर्योजन लक्षण कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देखें पेरेंटल के साथ साथ क्या आ रहा है? पेरेंटल दूगो आया है और दूगो नया लक्षण आया है ना, तो वही रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो उसी को बोला गया है। अब लिखिए, इसमें हिंदी इसका हो जाएगा पूर्ण सहलगनता में, पूर्ण सहलगनता में पुनर्योजन लक्षण अनुपस्थित होते हैं। पूर्ण सहलगनता में पुनर्योजन, पुनर्योजन ऊपर में पुनर्योजन लिखे हुए थे, यहाँ पुनर्योजन लक्षण अनुपस्थित होता है। ठीक है, पुनर्योजन लक्षण अनुपस्थित होता है। हो जाएगा? एक और पॉइंट लिख लेंगे, इन कंप्लीट लिंकेज, इन कंप्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर ऑब्सेंट। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है?
तो हम आगे आपको बताएंगे। थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बताए थे कि जो रिकॉम्बिनेंट लक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा, केवल पेरेंटल लक्षण को प्रदर्शित करेगा, उसे जबरदस्ती मैंने मान लीजिए कोई अगर काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो उसको लोग गन पॉइंट पर रख के काम कराएगा, हम लोग पेन पॉइंट पर रख के काम कराएंगे। बस समझ में आ रहा है? तो पेन पॉइंट पर कैसे काम कराएंगे? तो अब उसके लिए हम लोग एक बहुत बड़े मतलब कुछ वैसा बाहुबली को लेके आएंगे जिसके डर से बोले हाँ भैया हम कर देंगे, आप जाइए, घबराइए नहीं, काम हो जाएगा, आप जाइए। जो ना कहने वाला था वो हाँ कहेगा। तो कोई मोटा ताजा आदमी को लेके आएंगे, एक बार में हाँ कह देगा। अब उसके लिए क्या कर रहे थे, बात समझ में आया? सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ ना सर कि जो लिंकेज को प्रदर्शित करेगा ना, सुनिएगा, जो लिंकेज को प्रदर्शित करेगा वो पुनर्योजन को प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी रिकॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर हम जबरदस्ती चाहते हैं कि नहीं आप लिंकेज को प्रदर्शित कर रहे हैं तो क्या हुआ, फिर भी आपको पुनर्योजन हम चाहिए, हमको पुनर्योजन आपसे कराना है हमें, यानी कि रिकॉम्बिनेशन कराना है, तब उसके लिए हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। क्रॉसिंग ओवर नामे से लग रहा है, क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह का संरचना बनेगा उसमें, ठीक है। यानी कि एक जीन जो है मैंने एक क्रोमोजोम अपना टांग दूसरे पर रखेगा और दूसरा क्रोमोजोम अपना टांग दूसरे पर रखेगा, और तब इससे बनेगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इस तरह से उसमें 4 गो लक्षण फिर आ जाएगा। जो 2 गो आ रहा था ना अभी, ये डर से जो 2 गो लक्षण आ रहा था ना, ये डर से लगेगा बनाने 4-4 लक्षण को। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो ये बातें इसलिए, तो इसका हिंदी लिख लीजिए, लिखिए पूर्ण सहलगनता में क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है। पूर्ण सहलगनता में क्रॉसिंग ओवर, पूर्ण सहलगनता में क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है, क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है। अब इसको कैसे डिफाइन करिएगा, द लिंकेज, यानी इसको डिफाइन करेंगे द लिंकेज इन विच जीन सो पेरेंटल, क्या हो जाएगा, पेरेंटल एंड, पेरेंटल के अलावा क्या हो जाएगा जी, एंड रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। अरे समझ में आया? यानी कि द लिंकेज इन विच जीन सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों दर्शाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण, अपूर्ण सहलगनता, अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। आए समझ में? यानी कि द लिंकेज इन विच जीन सो पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, combination are called incomplete linkage। उसको क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी कि इसका मतलब हुआ वैसा सहलगनता, वैसा सहलगनता जिसमें जीन, जिसमें जीन जनक तथा पुनर्योजन, जिसमें जीन जनक तथा पुनर्योजन लक्षण, लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हो, वैसा सहलगनता जिसमें जीन जनक तथा पुनर्योजन लक्षण को प्रदर्शित करते हो, उसे सहलगनता कहा जाता है, उसे सहलगनता कहा जाता है। जाके मिला लीजिए किसी के कॉपी में, मिल जाए तो कहिएगा। तो उसे क्या करिएगा, अपूर्ण सहलगनता कहा जाता है। आप लोग को देख रहे थे, आप लोग का ध्यान यहाँ है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हो जाएगा
अपूर्ण सहलगनता कहा जाता है। अच्छा, तो अपूर्ण सहलगनता में जो जो ऊपर में नहीं हो रहा था वो यहाँ पे होगा, यानी कि आप इसको कॉपी डायरेक्ट ले लेते हैं। कॉपी आप लोग भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आप लोग कॉपी में कॉपी नहीं, लेपा पोती होता है। हाँ, अब यहाँ आप इसको उतार मत लीजिएगा, इसको सुधारने दीजिए। इन अब इनकम्प्लीट, यहाँ इन लगा देंगे। इन इनकम्प्लीट लिंकेज रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपूर्ण सहलगनता में अपूर्ण सहलगनता में क्या होता है, पुनर्योजन लक्षण उपस्थित होते हैं। उपस्थित होता है नहीं जी, 50% है। अच्छा, उसके बाद इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट नहीं, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स कर लीजिए या टेक प्लेस। इनकम्प्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स मतलब कि अपूर्ण बस इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यानी कि अपूर्ण सहलगनता, अपूर्ण सहलगनता में पुनर्योजन अपूर्ण सहलगनता में पुनर्योजन लक्षण उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, बात समझ में आया? पुनर्योजन लक्षण अनुपस्थित मतलब उपस्थित होते हैं, सॉरी। अपूर्ण सहलगनता में पुनर्योजन लक्षण उपस्थित होते हैं। अब क्या बोलिएगा, जिसमें पुनर्योजन लक्षण उपस्थित होगा उसमें क्या होगा जी सर, क्रॉसिंग ओवर भी होगा। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अपूर्ण, एक बात और लिख लीजिए हिंदी में, अपूर्ण सहलगनता में क्रॉसिंग ओवर होता है। बात समझ में आया? क्रॉसिंग ओवर होता है। बात समझ में आया? अरे आया जी समझ में? तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। और जब क्रॉसिंग ओवर उसमें नहीं होगा, जबरदस्ती सॉरी उसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा जिसमें लिंकेज दर्शा रहा था, उसमें क्या करेंगे तो सर जबरदस्ती हमें रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए क्रॉसिंग ओवर का उपयोग करते हैं। यानी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा हम जीवन फेज में ये रहता है, और जीवन फेज के बाद G2 फेज, आप लोग सेल डिवीजन में पढ़े होइएगा, ठीक है। एस फेज, जीवन फेज, G2 फेज, एम फेज, तो उस सब के बारे में एम फेज, एस फेज, जीवन फेज, G2 फेज, ये सब हम आप लोग को बताएंगे, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बाद का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, तो देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे बहुत जल्द शुरू होने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसे शेयर कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू।